गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने जो ऑक्सीजन हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसमें ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन को O2 भी कहा जाता है। मतलब नॉर्मली जो ऑक्सीजन है उसी की आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि कैसे इसकी क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है और क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो डाई ऑक्सीजन है वो एक गैस होती है और हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो सबसे बड़ा इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, जिसमें क्या होता था C6H12O6 के साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती थी। कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पर सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये आपस में रिएक्ट करते थे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कौन बनाता था? इन्हें प्लांट्स बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में इस तरह से पाई जाती है। इसके अलावा ये हमारे अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड्स के फॉर्म में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन सभी कंपाउंड्स में, इन सभी यौगिकों में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। साथ में ये हमारे वाटर में, यानी कि जो सीज हैं, ओशन है, रिवर वाटर, जो भी हमारा जल पाया जा रहा है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में, यानी कि घुलनशील ऑक्सीजन के रूप में भी प्रेजेंट रहती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको बनाने की विधि में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ऑक्साइड्स से। मतलब इसके जो ऑक्साइड्स पाए जाते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के, उनमें से कैसे हम ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि MnO2 है, मैग्नीज का ऑक्साइड। आपको क्या करना है? बस इसको हीट कर देना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Mn3O4 प्लस ऑक्सीजन जो है उसमें से रिलीज हो जाएगी। इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से 3MnO2 गिव्स Mn3O4 प्लस O2। इसी तरह से अगर आप बेरियम ऑक्साइड ले लीजिए, BaO2, उनको हीट कर दीजिए। यहाँ पर टेम्परेचर रखेंगे हम 800 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर मिलेगा 2BaO प्लस O2 और इसको बैलेंस करने के लिए 2BaO2। तो ऑक्साइड जो होते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के, उनको हीट करके हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बाद इसमें दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सॉल्ट से, मतलब कि लवणों से। जो हमारे लवण होते हैं उनसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो जितने भी मेटेलिक नाइट्रेट के सॉल्ट होते हैं, मतलब जो हमारी धातुओं के नाइट्रेट होते हैं, उनको जब हम गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और इसको जब हम हीट करेंगे तो ये सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा NaNO2 में, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। इसी तरह से सोडियम की जगह अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट लेते तो भी आपको क्या होता? ऑक्सीजन गैस मिल जाती। इसके अलावा हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है। तो इनको जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये भी विघटित होकर के, डिसोसिएट होकर के ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं KMnO4 और इसको हमने हीट कर दिया 250 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें क्या मिल जाएगा? K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट प्लस MnO2 प्लस O2। तो जो हमारे प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जब उनको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, उच्च ताप पर जब उन्हें गर्म किया जाता है तो वो हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम इस अभिक्रिया में भी क्या बना सकते हैं? ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेन टॉपिक लेबोरेटरी प्रिपरेशन, यानी कि प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में जो ऑक्सीजन गैस होती है, यानी लेबोरेटरी में जो ऑक्सीजन गैस होती है, वो पोटेशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है KClO3, और मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MnO2। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड KClO3 और मैग्नीज ऑक्साइड, इसको हमें लेना होता है 4:1 में, यानी कि 4 वॉल्यूम होने चाहिए पोटेशियम क्लोराइड के और 1 वॉल्यूम होना चाहिए मैग्नीज ऑक्साइड का। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों के 4:1 के मिक्सचर को, 4:1 के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो हमें यहाँ पर मिलता है पोटेशियम क्लोराइड 2KCl, साथ में 3
O2 हमें प्राप्त होता है। मतलब एक तरह से हो क्या रहा है कि जो पोटेशियम क्लोराइड है वो यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में KCl और ऑक्सीजन गैस में डिसोसिएट हो रहा है। तो ये इसकी प्रयोगशाला विधि होती है, यानी कि इसकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन है। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? फ्रॉम एयर, यानी कि वायु से। वायु में भी ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो एयर है उसमें 78% जो होती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, 20.9 समथिंग परसेंट जो होती है ऑक्सीजन होती है, और केवल 1% में अदर गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, ये सारी जो नोबल गैसेस हैं ये 1% में पाई जाती हैं। तो अगर हम क्या करें, हमारी एयर को लिक्विफाई कर लें, यानी द्रवित कर लें, वायु को द्रवित कर लें और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें, तो उसके बाद जो मेन कंटेंट बचता है, जो मुख्य रूप से उसमें बचता है, वो होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट में 12.8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। N2 और O2 में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है 12.8 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पर हम जो लिक्विड ऑक्सीजन होगी, हमारी लिक्विड एयर होगी, जो द्रवित वायु है, उसका हम कर सकते हैं प्रभाजी आसवन, यानी कि जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कहते हैं हिंदी में प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन मतलब धीरे धीरे जो आपकी द्रवित वायु होगी, जो लिक्विफाइड एयर होगी, उसको आप हीट करेंगे। तो इन दोनों में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले ही क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? 12.8 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप प्रभाजी आसवन करते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और नीचे क्या बचती है? ऑक्सीजन गैस। और इस तरह से हम वायु को द्रवित करके, यानी कि एयर को लिक्विफाई करके, उसमें से ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन कैसे? इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है H2SO4, क्योंकि वाटर जो है वो अपने आयंस में डिसोसिएट केवल किसी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में हो सकता है, यानी कि किसी विद्युत अपघटी की उपस्थिति में ही जो जल है वो अपने अभिकारक अणुओं में, अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या होगा? ब्रेक होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया H2SO4। और इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए आप एपरेटस में आपको लेने पड़ते हैं इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं वो होते हैं प्लेटिनम या फिर निकल के, यानी कि प्लेटिनम व निकल के इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में जब अम्लीय जल की, जो एसिडिक वाटर होगा हमारा, आप जल में जो है H2SO4 मिलाएंगे, जो अम्लीय जल होगा उसके विद्युत अपघटन से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। कैसे? देखिए, H2SO4 है वो डिसोसिएट होता है 2H+ में प्लस SO4 माइनस में, ब्रेक होगा। अब कैथोड पर क्या होगा? जो यहाँ के 2H+ आयन हैं वो कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन्स को अट्रैक्ट करेगा, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। बना ली भाई। और एनोड पर प्रेजेंट है हमारा क्या? OH-। वाटर में आपने H2SO4 डाला था, ये तो ब्रेक हो गया H+ SO4- में। तो वाटर जो होगा, वाटर भी तो अपने आयंस में ब्रेक होगा H+ और OH- में। तो जो H+ थे वो कैथोड के पास गए, हाइड्रोजन गैस बना ली। जो OH- होंगे वो क्या करेंगे? वो एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो 2H- मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए और साथ में यहाँ देते हैं H2O और हाफ O2। तो वाटर जो है वो डिसोसिएट होकर के H2O भी दे रहा है और हाफ O2 भी देता जा रहा है। यहाँ पर इसका रोल क्या है? इसका रोल ये होता है कि जो H2O में H+ और OH- ब्रेक हो रहे हैं उनको डिसोसिएट करने का काम किसका है? H2SO4 का। H2SO4 की प्रेजेंस में ही वाटर जो है H+ और OH- में क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। बट वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो जल के अणु हैं, उनमें मुख्यतः कौन सी अभिक्रिया हो रही है विद्युत अपघटन की, वो इस प्रोसेस में समझाया गया है। और जो इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं, चाहे वो कैथोड हो चाहे एनोड हो, किसके होते हैं? प्लेटिनम या निकल के। तो प्लेटिनम या निकल के इलेक्ट्रोडों द्वारा जो अम्लीय जल होता है उसके जल विद्युत अपघटन कराने पर, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर हमें ऑक्सीजन गैस जो है वो प्राप्त होती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप प्लेटिनम लेंगे तो आपका जो वाटर होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए,
यानी कि आप H2SO4 यूज़ करेंगे। और जब आप निकल लेंगे तो आपका जो वाटर है, जो जल है, वो कैसा होना चाहिए, बेसिक यानी कि क्षारीय, यानी कि आप यहाँ पर NaOH का यूज़ भी कर सकते हैं H2SO4 के स्थान में। चाहे H2SO4 हो चाहे NaOH, दोनों का काम बस इतना है कि वाटर को H+ और OH- आयंस में ब्रेक करना। और ये जो प्रोसेस है कहलाती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O, यानी कि जल का विद्युत अपघटन। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप इसको क्लास में क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण का। तो इनकी पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो पहला भौतिक गुण है वो है कि ऑक्सीजन जो होती है वो रंगहीन यानी कलरलेस, गंधहीन यानी कि ऑर्डरलेस एंड स्वादहीन यानी कि टेस्टलेस गैस होती है। द्रव अवस्था में यह पीले नीले रंग की होती है, जब लिक्विड स्टेट में होती है तो येलोइश ब्लू कलर की होती है, जबकि ठोस अवस्था में यह हल्के नीले रंग की होती है, यानी कि सॉलिड स्टेट में ये ब्लू कलर में पाई जाती है। -183 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रवित होती है, यानी कि -183 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तब ये जाकर के गैस जो है लिक्विफाई होगी। और -219 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस जाकर के फ्रीज होती है, यानी कि सॉलिड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। जल में अल्प विलय होती है, यानी कि वाटर में पार्शियली सॉल्युबल। आपने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सुना होगा, लेकिन पूरी तरह से जल में घुल नहीं पाती है। साथ में O2 का जो मॉलिक्यूल होता है वो नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है, यानी अनुचुंबकीय होता है। अगर हम इसके कंबशन की बात करें तो ऑक्सीजन गैस खुद कभी नहीं जलती है, लेकिन हाँ बेस्ट सपोर्टर ऑफ कंबशन है, यानी कि जलने में सहायक होती है और इतनी अच्छी सहायक होती है कि किसी भी चीज़ को जलाने का कार्य करती है। तो ये सारे हैं इसके भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में क्या है, सबसे पहली चीज़ कि इस पर जो लिटमस पेपर है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब लिटमस पेपर पर इस ऑक्सीजन गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये ना तो अम्लीय होती, ना ही क्षारीय, ना ही नेचर में एसिडिक है, ना ही बेसिक। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी कि चाहे अधातुएं हों चाहे धातुएं हों, यानी कि चाहे हमारे मेटल हों या नॉन मेटल हों, दोनों से अभिक्रिया करके ये उनके संगत ऑक्साइड बनाती है, उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाती है। जैसे अगर हम H2 ले लें और O2, तो H2 को हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, धातु की श्रेणी में रखते हैं। ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर बन जाता है H2O। इसको बैलेंस करने जाएंगे तो 2H2 + O2 गिव्स 2H2। इसी तरह से आप फॉस्फोरस ले लीजिए P4 और इसकी रिएक्शन O2 से करा दीजिए तो यहाँ पर P4O10। इसको बैलेंस करेंगे, एक तरह से फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। पेंटा ऑक्साइड कैसे, P4O10 जो होता है वो P2O5 होता है एक्चुअली में, लेकिन डायमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि द्विकणों के रूप में ये P4O10 का निर्माण करता है। इसके अलावा ये दोनों तो अधातुएं हो गई, धातु ले लीजिए। चलिए सोडियम ले लिया, सोडियम की रिएक्शन O2 से कराई तो क्या बनेगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर 4Na2Na2। इसी तरह से मैग्नीशियम ले लीजिए आप, मैग्नीशियम की रिएक्शन O2 से कराइए तो भी ये क्या बनाएगी 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है SO2 के साथ क्रिया, यानी कि रिएक्शन विद SO2। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2SO2 + O2। ये जो रिएक्शन होती है ये प्लेटिनम या फिर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में 725 केल्विन पे होती है। तो करती क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके SO3 बना देती है, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देती है। और इस सल्फर ट्राइऑक्साइड का यूज़ जो है वो H2SO4 के फॉर्मेशन में क्या आता है, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रिएक्शन विद NH3 अमोनिया के ऑक्सीकरण में, तो आप अभी पढ़ के आ रहे हैं, अगर आपने नाइट्रिक अम्ल ध्यान हो, नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो विधि होती थी हमारी ओस्टवाल्ड विधि से, यानी कि ओस्टवाल्ड मेथड से, उसमें हम क्या करते थे, अमोनिया का ऑक्सीकरण कराते थे तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्राप्त होता था। यहाँ पर प्रेजेंस किसकी रहती थी, प्लेटिनम की यहाँ पर प्रेजेंस रहती थी, प्लेटिनम गॉज यानी प्लेटिनम की जाली की। टेम्परेचर रखना पड़ता था 1100 केल्विन के अप्रॉक्स, 800 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर रहता था। तो जो NH3 है वो O2 से रिएक्शन करके
NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, साथ में वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता था। तो अमोनिया के ऑक्सीडेशन में भी हम ऑक्सीजन गैस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो हमने क्या करा, कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन जैसे ही ऑक्सीजन से कराई तो ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन और सल्फर दोनों को अलग अलग ऑक्सीडाइज कर दिया। यानी कि कार्बन को ऑक्सीडाइज करके बना दिया CO2 और सल्फर को ऑक्सीडाइज करके बना दिया SO2। तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करती है तो ऑक्सीजन गैस कार्बन और सल्फर दोनों को अलग अलग ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। और इसी तरह से अगर आप किसी धात्विक सल्फाइड को ले लें, फॉर एग्जांपल आपने जिंक सल्फाइड ले लिया ZNS और उसकी रिएक्शन O2 से कराई, तो उस कंडीशन में भी ये क्या करेगी, ऑक्सीजन गैस जिंक और सल्फर दोनों को अलग अलग ऑक्सीडाइज कर देगी। तो जिंक सल्फाइड से बन जाएगा यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और साथ में मिल जाएगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन गैस की। इसके अलावा आप बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें ऑक्सीजन गैस जो है वो किसी को ऑक्साइड में, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अलग अलग रूपों में ऑक्सीकृत कर देती है, अलग अलग रूपों में ऑक्सीडाइज करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है O2 के यूज़। ऑक्सीजन के उपयोग बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि ऑक्सीजन के यूज़ क्या हैं। सबसे बड़ा यूज़ तो है श्वसन क्रिया में, यानी कि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन गैस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीकारक के रूप में या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, कंबस्शन में किसी भी चीज़ को जलाने में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर या ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो मिक्सचर होता है उससे जो फ्लेम बनती है, जो ज्वाला बनती है, उसका यूज़ वेल्डिंग में, कटिंग में, इन सब में किया जाता है। कभी आप वेल्डिंग करके करते हुए देखिएगा, मतलब वेल्डिंग जब हो रही हो तो उसे जब आप देखेंगे तो उसमें जो फ्लेम निकल रही होती है वो एक्चुअली में ऑक्सी हाइड्रोजन या ऑक्सी एसिटिलीन की फ्लेम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, किसी भी चीज़ को जलने में सहायता करती है। तो हाइड्रोजन खुद नहीं जलेगी, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्सी हाइड्रोजन का मिक्सचर लेंगे तो वो क्या करने लगेगी, जलने लगेगी। और उसका यूज़ किया जाता है वेल्डिंग और कटिंग में। इसके अलावा जो लिक्विफाइड ऑक्सीजन है उसका यूज़ हम रॉकेट फ्यूल यानी कि रॉकेट के ईंधन में भी करते हैं। तो इस तरह से जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो अलग अलग जगहों पर उपयोग की जाती है। और इसी के साथ हमारा ऑक्सीजन गैस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे ओजोन, देन इसके बाद सल्फ़र के ऑक्साइड्स और बाकी के P ब्लॉक के जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।